मैं योगेश मिश्रा आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट 4 वीडियोज़ में डिस्कस किया था यूपीएससी के बारे में, और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी यूपीएससी की। वो वीडियो आप अगर एक बार देख लेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उन सारे वीडियोज़ के थ्रू होकर आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में जानकारी लेनी है तो आपको इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। मतलब ऐसा करिए कि समझिए कि जैसे एग्ज़ाम टाइम पे आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको देखना है, तो आपने ये वीडियो उठा के 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया, आपको यूपीएससी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमने पहला जो डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? एल्केन के बारे में डिस्कस किया था। और हमने शायद आपको याद होगा कल एक चीज़ बताई थी, एल्केन हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। अब आप वो चीज़ें हैं, वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं के 2 गुने से 2 ज़्यादा होगी तब आप क्या लास्ट में जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 60 में बात कर रहे हैं तो हम आपको सीधा बता रहे हैं कि जहाँ पे आपको एल्केन दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा। मतलब क्या, हम बात कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड जहाँ पर आपको दिख गया, जहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिख गया, वहाँ आपको क्या लिखना है? वहाँ पर लिखना है एल्केन, लास्ट में जोड़ेंगे एन। यूपीएससी लिखते समय उसमें आपको लास्ट में एन लिखना है। अब वही चीज़ आगे हम समझते हैं किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। अब एल्कीन के बारे में क्या है? एल्कीन वो है जहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दिखेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में जहाँ पर भी हमें डबल बॉन्ड दिखेगा, हम समझ जाएंगे कि अब हमें लास्ट में इन जोड़ना है। हम अगर जहाँ भी हमें डबल बॉन्ड दिखता है, जैसे डबल बॉन्ड दिखा कार्बन और कार्बन के बीच में, हम तुरंत समझ जाएंगे क्या कि हमसे बात करी जा रही है एल्कीन के बारे में। और एल्कीन जैसे ही हमें दिखा तो हम लास्ट में जोड़ेंगे इन। सेम चीज़ एल्काइन के लिए होगी। एल्काइन के लिए क्या होगी? जैसे ही हमें कहीं भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। अब जैसे ही हमें दिखता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड, हम समझ जाएंगे कि एल्काइन की बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि जहाँ भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन के परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 2 कम होगी। मतलब जैसे कार्बन के परमाणुओं की संख्या है 4, तो उसका 2 गुना कितना हुआ? उसका 2 गुना हुआ 8। 8 से 2 कम होगी तब 6 होगा। मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर 6 है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है, तब हमने आपको बताया था कि तब लगाएंगे आइन। तो सेम चीज़ क्या है? जैसे अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो हम सीधा समझ जाएंगे कि अब हम आइन ही हमें लगाना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है आइन। अब आगे बात करते हैं एल्किल समूह के बारे में। एल्किल समूह क्या था? एल्किल समूह के हमने आपको पहचान बताई थी आर। वो आर हो सकता है, वो आर डैश हो सकता है, आर डबल डैश हो सकता है, आर ट्रिपल डैश हो सकता है, वो आपके ऊपर आप क्या नेमिंग करते हैं। लेकिन जहाँ भी आर आपको दिखता है समझ जाइएगा एल्किल समूह की बात करी जा रही है। एल्किल समूह क्या होता है? एल्किल समूह होता है जहाँ पे एल्केन से एक H माइनस कर दिया जाता है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और एल्किन का एल्किल समूह का क्या होगा? एल्किल समूह का होगा CnH2n+1। CnH2n+1। जहाँ भी आपको लिखा मिलता है CnH2n+1, मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 1 ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जहाँ भी दिखती है आपको, आप सीधे समझ जाइए कि यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है? एल्किल समूह की बात करी जा रही है। अब एल्किल समूह में क्या मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। वो आप जैसे कार्बन के नंबर्स देखेंगे, डिसाइड करेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन से एल्किल समूह की बात करी जा रही है। तो अब आगे क्या है? आगे हमने डिस्कस किया था एल्किल हैलाइड के बारे में। एल्किल हैलाइड हमने आपको बताया था एल्किल हैलाइड को डिनोट करते हैं RX से, R और X से। अब RX, R अभी हमने बात किया एल्किल समूह से, और X से हाइड्रोजन समूह को डिनोट किया जाता है। अब हमने जब आपको बताया था कॉन्सेप्ट के समय में क्या बताया था कि हाइलाइट जब इसका यूपीएससी लिखेंगे, यूपीएससी कैसे लिखते हैं इसका? पहले क्या करते हैं? हाइड्रोजन को उठाते हैं। हाइड्रोजन को उठाया तो जो भी परमाणु वहाँ पे दिया होगा, चाहे वो क्लोरीन दिया हो, ब्रोमीन दिया हो या आयोडीन दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसका नाम लिखेंगे। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, मान लीजिए। और उसके बाद फिर हम मेथिल का नाम लिखेंगे। मेथिल का नाम कैसे लिखना है? मेथिल का नाम मेथेन लिखना है, ना कि मेथिल लिखना है।
जिस भी समूह का मेथिल लिखा होगा, एक कार्बन का लिखा है एल्किल, सॉरी मेथिल की बात नहीं है, एल्किल की बात कर रहे हैं। जो भी एल्किल समूह आपको दिया है, वो चाहे मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, कुछ भी हो, उसका आपको एल्केन लिखना है, ना कि आपको इसका लिखना है एल्किल समूह। समझ में आ गई बात है क्या? कि जैसे ही हमें RX एल्किल हैलाइड का IUPAC लिखना है, एल्किल हैलाइड का IUPAC लिखने के टाइम हमें क्या करना है, पहले हाइड्रोजन समूह का नाम लिखना है पहले, और उसके बाद जो एल्किल समूह हमें दिया गया है उसके एल्केन का व्युत्पन्न लिखना है, उसके एल्केन के व्युत्पन्न को लिखना है, ना कि एल्किल समूह को ही लिख देना है। अब वो चाहे क्या हो, चाहे एल्केन हो, मतलब चाहे मेथेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, कुछ भी हो, वो आप अपने हिसाब से समझिएगा। अब आगे चलते हैं एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल की पहचान क्या थी? जहाँ भी एल्किल समूह के बाद में आपको OH लिखा दिख जाए, R के बाद OH जैसे भी लिखा मिलता है कहीं भी, आप सीधे समझ जाइए कि एल्कोहल की बात हो रही है। अब एल्कोहल को हमने आपको बताया था क्या लिखना है, क्या लास्ट में जोड़ते थे, कोई बताएगा? एल्कोहल में जोड़ते थे ऑल, क्या ऑल। अब एल्किल समूह जो भी यहाँ पे जुड़ा है, जो भी एल्किल समूह जुड़ा है, इसके पहले एल्केन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमने नाम लिखा किसका, एल्केन का, और उसमें जोड़ दिया ऑल, ये हो गया IUPAC इसका, एल्कोहल समूह का। अब आगे चलते हैं, ईथर के बारे में बात करते हैं। ईथर का पहचान क्या था? ईथर का पहचान था जहाँ पे दो एल्किल समूहों के बीच में ऑक्सीजन आपको कहीं भी दिखा मिल जाएगा, आप सीधे समझिए कि बात किसकी कर रहा है, ईथर की कर रहा है। अच्छा, ईथर में आपको हमने बताया था ईथर दो प्रकार के होते हैं, सरल ईथर और मिश्रित ईथर। सरल ईथर कौन से होते हैं? सरल ईथर वो होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें होता है दोनों तरफ सेम एल्किल समूह जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे RR की बात करी गई है, R' की बात करी जाए, R" की बात करी जाए, या कुछ भी बात करी जाए, जहाँ पे दोनों सेम एल्किल समूह जुड़े होंगे वो आप समझिएगा सरल ईथर है। अब मिश्रित ईथर कौन से होते हैं? जहाँ पे क्या होता है, दोनों भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं। जहाँ पे दोनों भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं मिश्रित ईथर। अब इनका IUPAC कैसे करते हैं? इनका IUPAC करने का सीधा तरीका था, हमने आपको बताया था क्या, कि जो ऑक्सीजन समूह के बाएं तरफ का एल्किल समूह है, जो भी ऑक्सीजन के बाएं तरफ का एल्किल समूह है, उसे लिखेंगे क्या? उसे लिखेंगे हम एपॉक्सी। और जो दाहिने तरफ का है एल्किल समूह, उसके एल्केन व्युत्पन्न को। एपॉक्सी एल्केन। अब ये आपको कुछ भी मिल जाए, यहाँ पे CH3 हो, CH3 हो सकता है, क्या बोलेंगे उसे? उसका कोई साधारण नाम बता दे, CH3 हो, CH3 का हमने आपको साधारण नाम भी बताए थे, डाइमेथिल ईथर। अब उसका डाइमेथिल ईथर का IUPAC लिखने को आ गया। मान लीजिए एग्जाम में कभी कोई ऐसे पूछ लेता है, डाइमेथिल ईथर का सूत्र नहीं दिया, अब पूछ ले डाइमेथिल ईथर, पहले उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र पता है तो क्या करेंगे, आपको सीधा IUPAC लिख देंगे। अब आपने डाइमेथिल ईथर का सूत्र लिखा, पहले CH3 और CH3, अब CH3 और CH3 लिख दिया, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद ये वाले फार्मूले पे जाना है। कैसे आपको नाम लिखना है? एपॉक्सी एल्केन। बाईं तरफ का जो भी एल्किल समूह जुड़ा है उसे एपॉक्सी के रूप में लिखेंगे। मेथिल दोनों तरफ जुड़ा है तो क्या, मेथॉक्सी मेथेन। बात खत्म हो गया। ऐसे ही पूछे जाते हैं, कुछ टफ नहीं है IUPAC में, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया IUPAC का। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में आपको हमने बताया था कि वो ऐसे मिल सकता है, आपको ऐसे मिल सकता है, कैसे भी लिखा मिल सकता है, डरने की बात नहीं, समझ जाइएगा। ऐसे भी मिल सकता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, क्या CuRR'। अब हमने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी? हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे ही आपको CO ग्रुप कहीं भी लिखा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? लास्ट में जोड़ेंगे ओन। क्या जोड़ेंगे? ओन। और
जो आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा है इसमें CO, उसका भी कार्बन काउंट होगा। जब नामकरण करने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सर ऐसा था नहीं, वो CO तो क्रियात्मक समूह है सर, वो C पहले से काउंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नाम लिखते टाइम ध्यान रखना है कि ये भी C काउंट होगा। एल्किल समूह जो भी आपको दिया है उसके C काउंट करके उसके बाद उसमें एक C और काउंट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3CO दिया है, मतलब CH3CO क्या होता है? एसीटोन। एसीटोन के बारे में बात करी गई। अब एसीटोन का जो IUPAC होगा क्या होगा? 2 मेथिल 2 कार्बन वो हो गए, तीसरा ये, तो मेथ एथ प्रोप। मतलब आपको और हाँ ध्यान रखना है कि जो एल्किल समूह होगा, दोनों एल्किल समूह के जो C जुड़े होंगे प्लस का वो क्रियात्मक समूह वाला, कीटोन वाला, तीनों मिला के जितने भी होते हैं सबको एल्केन में लिखना है। एल्केन प्लस ओन, एल्केन प्लस ओन। अब ये मिला के लिखेंगे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्केनोन, एल्केनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, ऐसे ही चलते हैं। तो कुछ है नहीं जैसे ज़्यादा खास। अब हम समझते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या थी? वहाँ पे आपको मिलता था क्या? आपको मिलता था COOH। जहाँ पर भी आपको दिखता था COOH, आप सीधे समझ जाते थे क्या कि बात करी जा रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता था? जितने भी मेथिल समूह होते थे उनका C प्लस का एक COOH समूह का C, दोनों काउंट कर लेते थे। और दोनों काउंट करने के बाद क्या करते थे? उन्हें क्या लिखते थे? एल्केन प्लस ओइक अम्ल, एल्केन प्लस ओइक अम्ल, एल्केन प्लस ओइक अम्ल। अब इसे दोनों मिला के पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल। अब आगे समझते हैं क्या है। आगे हमने बात करी है CHO एल्डिहाइड, समझ गए होंगे, अभी कल ही हमने बात की लास्ट वाले वीडियो में CHO। अब CHO है, अब क्या होगा? यहाँ पे ऑल जुड़ा था ऑक्सीजन में, यहाँ पे जुड़ेगा अल। अल कैसे जुड़ेगा? एल्केन प्लस अल, एल्केन प्लस एल्केन प्लस अल, ये हो गया आपका SCHO। नहीं मतलब CHO एल्डिहाइड ग्रुप की बात। तो हमने आपसे सारे समूहों के जितने भी हमने बात करी थी पिछले 4 वीडियोज में, सबको समराइज कर दिया है हमने, और आपको शार्टिंग भी बता दी कैसे आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी जहाँ पे आपको हमने वो पूरा फार्मूला बताया था CnH2n+2, CnH2n, फिर CnH2n-2। तो उन सारी दिक्कतों में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं, हमने आपको सीधे बता दिया है। जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होगा वहाँ एल्केन लगाएंगे, जहाँ द्विबंध होगा वहाँ पे क्या लगाएंगे? एल्कीन लगाएंगे। समझ जाइएगा एल्कीन की बात करी जा रही है, मतलब हमें लास्ट में जोड़ना है ईन, और जहाँ पे त्रिबंध होगा वहाँ पे आइन जोड़ेंगे। ठीक है। अब कल हमने कुछ बात करी थी किसके बारे में? NH2 समूह के बारे में। NH2 एक क्वेश्चन हमने देखा था, बोर्ड में पूछा गया था, तो हमने कहा समझ रहे थे वो भी। NH2 जहाँ भी आपको दिखता है, NH2 जहाँ भी दिखता है आप सीधे वहाँ पे क्या लिखेंगे? एमीन। NH2 जहाँ भी दिखता है आप लिखेंगे एमीन। और जहाँ भी CH3 मतलब एल्किल समूह काउंट नहीं होता है, जहाँ भी एल्किल समूह काउंट नहीं होता है, यहाँ तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है CH3 के बारे में, हम लिख देते हैं सीधे यही CnH2n+1, CnH2n+1 मतलब एल्किल समूह की बात हम कर रहे हैं। जहाँ भी कार्बन चेन में अगर कोई भी एल्किल समूह काउंट नहीं होता है, कोई भी वो उसका नंबरिंग काउंट नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम सीधा लिख देंगे क्या? एल्किल। जो जितना भी होगा, जितने भी कार्बन जुड़े होंगे हम उसके हिसाब से उसका नाम दे देंगे, मेथिल होगा, एथिल होगा, प्रोपिल होगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है नामकरण करते समय। और क्या बचा? और तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस ही कर ली थी। IUPAC का हमने 4 वीडियोज़ में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। यहाँ पे हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो 15-20 मिनट का प्रोवाइड करा दिया है। अब आपको क्या करना है, हमने आपको कई बार बताया है, पिछले
3 वीडियोज़ से मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे प्रैक्टिस पे जाना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। कॉन्सेप्ट तो हमने आपका क्लियर करवा दिया है, बट डाउट क्लियर उसी के होंगे जो प्रैक्टिस करेगा। और फिर मैं अपनी उसी लाइन पे आता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज़्यादा परफेक्ट बनता चला जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम आपको देने ही पड़ेंगे। उनके चक्करों में मत पड़िए जो बोल रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम आपके कैंसिल हो गए हैं। कैंसिल नहीं होने हैं, आपको एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कैंसिल भी हो गए तो आपको 12th में जाके फिर पढ़ना है। अगर आप किसी एंट्रेंस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस चक्कर में मत रहिए कि नहीं हम आराम से निपट जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए और मन लगा के तैयारी करिए। आशा करते हैं कि आपको यूपीएससी पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो दोस्तों को भी शेयर करिए। और हमारे चैनल पे ज़रूर नियमित रूप से वीडियोस पढ़ रही हैं, ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए। धन्यवाद।